जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और साथ ही आप लोग जानते ही हैं कि हम स्टैटिक जीके की इन क्लासेस के अंतिम पड़ाव पर हैं एकदम। ठीक है, काफ़ी टाइम से हम धीरे धीरे इनको पढ़ते आ रहे थे। उम्मीद करूँगा आप एक अच्छा रिविजन करते होंगे। तो शायद ये वाला जो वीक है, ये वाला जो फ्राइडे है, इसको हमारी स्टैटिक जीके ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स रह रहे हैं जो कभी कभार जिनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है अवार्ड। ठीक है, यानी कि अवार्ड मतलब पुरस्कार। क्वेश्चन तो यही पूछता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यानी उस अवार्ड का फील्ड क्या है और उस अवार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया या फर्स्ट टाइम उसको कब अवॉर्डेड किया गया। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे जो करंट अफेयर्स में आते हैं। जैसे हाल ही में किसी को कोई अवार्ड मिला है, तो वो सब हम करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो कब कोर्स खत्म हो रहा है हमारा? इस फ्राइडे खत्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉमिस आप लोग लिख के मुझे दिखाओ कि भैया हम टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, छत्रपाल राजपूत, शशिकांत, निकी पटेल, रामविलास, आंचल श्रीवास्तव, आकाश, समीर पठान, संजू, अनिकेत, सौरभ, जित्ते, विकास, दिनेश, आकाश, प्रशांत, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करें आज की क्लास को। जी भैया, शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार दुनिया में कौन सा है? वो नोबेल प्राइज को ही माना जाता है। तो शुरुआत भी किससे करेंगे? नोबेल प्राइज से। साथ ही मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपकी मार्क करता रहूंगा, उन पर विशेष ध्यान रखना। ठीक है, नोबेल प्राइज आप मुझे बताएंगे, नोबेल प्राइज किसने शुरू किए थे? कौन था? तो आप कहेंगे नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई वो 1901 में हुई। घोषणा इसके लिए हो गई एक साल पहले ही, यानी 1900 में, कि भाई अगले साल से दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई अवार्ड दिया जाएगा दुनिया का बड़ा, तो उसके लिए कमेटी भी होगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई ये प्राइज किसको दिया जाना है या किसको नहीं। तो उस कमेटी का नाम है नोबेल फाउंडेशन, जो बनी थी आपका 1900 में ही। यानी जिस साल नोबेल फाउंडेशन बना उसी साल घोषणा हुई। और उसके अगली बार यानी सन 1901, अगर मैं आपसे पूछूं साथी कि पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए, तो आपका आंसर आएगा 1901 में दिए गए भैया। 1901 में पहली बार दिए गए। ठीक है, इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? दरअसल में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तो बने ही बाद में, उससे पहले वो एक उद्योगपति भी रहे। और उद्योगपति रहते हुए उन्होंने डायनामाइट की खोज की। 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट जानते हैं, एक आपका एक्सप्लोजिव है, एक विस्फोटक है। जैसे पुरानी पिक्चरों में तुमने देखा हो, चट्टान में कुछ लगा के और वो दूर भाग जाते थे और फिर वो फटता था, चट्टान तोड़ने के काम आता था। और पहले टेक्नोलॉजी यही थी चट्टान तोड़ने की, डायनामाइट। देखा है? जरूर देखा होगा। तो डायनामाइट की जो खोज हुई वो 1867 में की। अब यहां पर एक बात देखने ना, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जो जन्म हुआ था 1833 में हुआ, और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की मृत्यु 1896 में हो गई, मतलब वो एक्सपायर हो गए। अब यहां पर ये लाइन देखो फिर से। अब बोलोगे इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक ने 1901 में की थी। तो यहां पर आपको एम्बिग्यूअस सिचुएशन बन सकती है। आप कहेंगे भैया 1896 में जब एक्सपायर हो गए तो 1901 में क्या स्थापना कर दी? कैसे जिंदा हो गए थे क्या? ऐसा नहीं है। ये जो स्थापना इस टाइम हम कहीं भी बोलेंगे नोबेल के नाम से, उसका मतलब है नोबेल फाउंडेशन। 1896 के बाद की कोई भी डेट है, इसका मतलब है वो कार्य किसने किया है? नोबेल फाउंडेशन ने किया है। रीमा कुमारी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय हैं जिनको 1913 में नोबेल मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनेंगे ध्यान से। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनको हम कई, शायद पुराने साथी कई बार पढ़ चुके होंगे। नए साथियों को बहुत ध्यान से जरूरत है, एक एक बार पढ़ते रहो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। स्वीडन को लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी जो विल थी
व्यक्ति लिख के जाता था ना पहले अपने बाद में, आज भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, मेरे बाद मेरी ये प्रॉपर्टी इस मेरे बेटे को, इस मेरी बेटी को दे दी जाए। तो क्या बोलेंगे, वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। अब ये बात समझने की है, वार्षिक ब्याज समझ रहे हैं, एनुअल इंटरेस्ट जो उनके पैसे का मिलेगा। आपके जो पैसे हैं वो बैंक में जमा होते हैं, जानते हैं, बैंक उन पर क्या देता है, ब्याज देता है। हर देश का बैंक ब्याज देता है, तभी तो आदमी बैंक में पैसे जमा करता है। जैसे हमारे यहाँ साधारण कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है, मैं आपसे पूछूं कि आपको बेसिक समझ है ब्याज की या नहीं, तो आप कहेंगे बैंक के अनुसार भैया 6, 7, 5.5 करंट अकाउंट है आपका तो कोई नहीं, आपका जर्नल अकाउंट है मतलब साधारण सेविंग अकाउंट है तो उस पर अलग अलग बैंक की अलग अलग ब्याज दे रहे हैं, लगभग बराबर ही होती हैं। एफडी पर अलग ब्याज मिलता है। तो कहने का मतलब है, मान के चलिए नोबेल के अगर 100 रुपये बैंक में जमा थे तो उन 100 रुपये पर ब्याज मिलता था, हमने मान लिए कि 10 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है। तो क्या बोला, 100 रुपये तो 100 रुपये बने रहेंगे, वो नहीं बटेंगे। उस पर जो ब्याज मिला है ये 10 रुपये, ये उन लोगों को दिया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब अच्छा काम कर रहे हैं तो किस फील्ड में कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, तो यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कितनी फील्ड में, बड़ा पूछा जाता है। नोबेल प्राइज शुरुआती दौर में कितने क्षेत्रों में, 5। एक फिजिक्स हो गया आपका, एक केमिस्ट्री हो गया, इसको बायोलॉजी याद कर सकते हो क्योंकि मेडिसिन चिकित्सा बायोलॉजी में ही आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी की जगह क्या बोलेंगे, मेडिसिन। एक आपका लिटरेचर साहित्य जो लिखा जाता है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी की कहानियां, उपन्यास नोबेल, अंग्रेजी के उपन्यास नोबेल, पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। साहित्य मतलब कि किसी की कुछ आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है और उसने समाज को अपने शब्दों के द्वारा कुछ अच्छे निर्देश दिए हैं पीस के लिए, जो दुनिया भर में शांति के लिए काम करता है। ठीक है, पीस के लिए। तो मुझे बताएं एक बार सारे दोस्त, कितने फील्ड्स में, 5 फील्ड्स में बोलेंगे भी फटाफट से। कमल कुमार कह रहे हैं भैया एक प्रैक्टिस सेट क्लास का ताकि पूरी एप्लीकेशन का मोस्ट रिपीटेड करा दो। ऐसा नहीं होता साथी, मोस्ट रिपीटेड कराने के लिए ही मैं आपको सारी चीज़ें रिपीट कराने के लिए ही 3 बजे का सेट लेके आया हूँ। चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा ही चुका था। उस सेट को लाने का मतलब ही ये था कि वो बच्चे जो बैच परचेज नहीं कर सकते उनकी भी मेहनत हो जाए और आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, आप दुगनी मजबूती से तैयार हो जाए। ऐसी चॉइस मत लगाया करो, निराधार चॉइस, कुछ भी कहते हो। फिर उन लोगों के चंगुल में आ जाते हो जो एक ही बार में चीजें नहीं कराते। ठीक है, तो कितनी फील्ड्स थी भाई साहब, बताएंगे जरा कौन कौन सी फील्ड। एक तो मैंने बताया P4 फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नाम पर मेडिसिन PCM हो गया, एक आपका साथी पीस हो गया फिर से, और एक हो गया आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य, शांति, मेडिसिन अर्थात चिकित्सा, केमिस्ट्री अर्थात रसायन के क्षेत्र में, P4 फिजिक्स के क्षेत्र में। याद रखेंगे, आगे आते। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र यानी कि जो छठा क्षेत्र है के लिए प्रदान किए जाएंगे, छठे क्षेत्र के लिए। बहुत बढ़िया वैभव अग्निहोत्री। तो कब घोषणा होती है, यानी मुझे बताओ कि जब नोबेल ने स्वयं घोषणा की तो क्या नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए दिए जाते थे। आप कहेंगे नहीं भैया, 1901 से नहीं दिए गए, 1967 में डिक्लेयर किया गया, 1968 में फाउंड किया कि भैया कैसे, पैसा कौन देगा। अब नोबेल ने तो बोला नहीं अपनी विल में, तो पैसा कैसे दें इनको, तो उन्होंने तो कह दिया कि ये 5 फील्ड है, इंटरेस्ट का पैसा इनमें बटेगा। अब इनको पैसे कौन देगा, अगर छठा क्षेत्र जोड़ रहे हैं तो नोबेल तो इस टाइम पे नहीं है, तो ये लोग अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं। जी भैया, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब दिया गया नोबेल प्राइज, ये डेट आपको याद रखनी है 1969, बड़ी पूछी जाती है। नोबेल पुरस्कारों की राशि चेंज होती रहती है, इस पर फोकस नहीं करना। जैसे पिछली बार आपका लगभग प्रत्येक नोबेल जो 2023 में नोबेल मिले, हर एक व्यक्ति को लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए मिले, लगभग। वो मतलब ब्याज दरें जैसे बदलती रहती हैं तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस उसमें होते रहते हैं। पहले 5 क्षेत्रों की जो पुरस्कार राशि है नोबेल फाउंडेशन, क्योंकि उसी ने घोषणा की तो वो देता है।
अर्थशास्त्र की जो पुरस्कार राशि है, क्योंकि नोबेल ने इसकी घोषणा नहीं की थी, तो ये साथी स्वेरिजेस रिक्स एक बैंक है, ठीक है। स्वीडन का ये बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ये क्या करता है, नोबेल पुरस्कार की राशि देता है। क्या बात समझे, जिनकी घोषणा नोबेल ने कर दी उनकी तो पैसे नोबेल फाउंडेशन ही देगा। अब इनकी घोषणा की किसी और ने तो पैसा कोई और देगा। कौन है जी, वो स्वेरिजेस रिस्क बैंक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। जैसे कि अभी 2024 की कब घोषणा होगी, जब अक्टूबर आ जाएगा कि भैया किसको मिलेगा। ओस्लो में होती है, ओस्लो में होती है। अमित कुमार वर्मा जी का अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे भैया स्टैटिक का रिवीजन कैसे करें। भैया पंखे पे अपने पैर चुपका के नीचे की तरफ गर्दन करके किताब हाथ में नीचे की तरफ लटकी हुई होनी चाहिए, इस तरह से रिवीजन करना है। बड़ा अच्छा रिवीजन होता है। इस तरह मैं भी ऐसे ही करता था। पंखे पे आपके पैर होने चाहिए, शर्त ये है ना, चिपका के, जैसे चमगादड़ चिपका के रखती है। बेटा आप कब बड़े होंगे, मैं आपसे हर दिन रिवीजन के लिए बोलता रहा हूं। मैंने अगर आपकी 60 कक्षाएं ली होंगी, 50 कक्षाएं ली होंगी, तो मैंने 40 में रिवीजन के लिए बोला होगा। आप आज पूछ रहे हैं रिवीजन कैसे करना है, पहले ही दिन बताया कैसे करना है। प्लीज अच्छे स्टूडेंट बनिए, नहीं तो भीड़ में खो जाओगे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। ओस्लो, मुझे बताएं ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। बुद्धू बच्चों के जैसा बिहेव मत किया करो, दुनिया में बुद्धुओं की बहुत भीड़ है, ठीक है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को ही क्या हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को चुना गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है, क्यों जी? अभी तक की बात क्या समझे? घोषणा कब होती है, डिक्लेयर कब किया जाता है? सारे दोस्त बताएंगे डिक्लेयर किस मंथ में होता है? घोषणा अक्टूबर में। और अवार्ड दिए कब जाते हैं भैया? अक्टूबर की घोषणा होने के बाद 10 दिसंबर को। घोषणा जो होती है वो साथी कहां पर होती है? ओस्लो में, और दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, ठीक है। लेकिन शांति का एक नोबेल पुरस्कार, 6 फील्ड में से शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो बिना किसी डिक्लेरेशन के दिया जाता है, बिना घोषणा के। बिना घोषणा के दिए जाने का मतलब है क्या भैया इस पर कोई डिस्प्यूट्स रहे हैं? हाँ, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कई बार विवादित रहा है। जैसे अरब कंट्रीज ने तो एक बार ओबामा का विवाद कर दिया था, ओबामा को शांति का पुरस्कार मिल गया। उन्होंने बोला नहीं तो दुनिया मिसाइल दगवाई है, इतने लोगों को मरवाया है इन्होंने, आतंकियों को, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कैसे मिलेगा है? तो मतलब ये बहुत विवादित रहा। इन्होंने कहा भैया इसको घोषणा ही नहीं करते, चुपचाप देंगे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बना। जहां बाकी सब पुरस्कारों की घोषणा होती है वो जगह है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है। वहां पर शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसको दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, एक नॉर्वे की ये संसद है, पार्लियामेंट है, स्टोर्टिंग। नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? स्टोर्टिंग। आप पढ़ते होंगे ना पॉलिटी में, विभिन्न देशों की संसद के नाम। जापान की डाइट है, अफगानिस्तान की संसद का नाम स्टैटिक जीके में हमने पढ़ा सोरा है ना। बहुत बढ़िया मनीष कोहली जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ये बात मैंने बता दिया। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। कितने क्षेत्र लोगों को? एक क्षेत्र में। तो भैया 3 को देना जरूरी है? मैंने बोला मैक्सिमम 3 को। जैसे मान के चलिए फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मैक्स कितने लोग हो सकते हैं? 3 लोग। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 करने हैं, हो सकता है नहीं मिले उन्हें लायक आदमी 1 ही मिले, हो सकता है उनको लायक आदमी 2 मिले, और मैक्सिमम 3 का तो है ही। 3 आदमी मिलते हैं तो उनको भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
सोचिए, अगर एक आदमी होता और नोबेल प्राइज का पैसा उसको मिलता तो फिजिक्स के फील्ड का 100% पैसा ये ले लेता, कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। फिर तो जो फिजिक्स के लिए पैसा जाता, 5 क्षेत्र नोबेल ने बताए, उनका जो पैसा आया ब्याज मान के चलिए 100 रुपये आया, तो 5 फील्ड तो उन्होंने बताए, तो 100 रुपये को भाई 100 रुपये इंटरेस्ट, मैंने बताया था आपको 20 रुपये इंटरेस्ट, कि 100 रुपये उनके टोटल पैसे मान लिए हमने, और 20 रुपये ब्याज आया। और उन्होंने कितने फील्ड बताए थे? 5 क्षेत्र उन्होंने बताए थे। तो 5 क्षेत्रों में कितने कितने रुपए बटेंगे बताना जरा। तो आप कहेंगे भैया ईच एंड एवरी फील्ड के लिए कितने, 4 रुपए हो जाएंगे। तो अगर एक आदमी फिजिक्स के लिए चुना जाता तो 4 रुपए ले लेता। 4 रुपए का मतलब एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है, वो करोड़ में वैल्यू है लगभग। अगर 2 आदमी होते तो कितने कितने परसेंट मिलता? 50% मिलता। दोनों को कितना मिल जाता? 50-50%। इसमें भी कोई स्थिति दिक्कत की नहीं है, बड़ी क्लियर सिचुएशन है भैया। दिक्कत आती है अगर 3 आदमी हो जाएं, तो एक सिचुएशन तो ये है कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3%। अब ये मत कहने लगना भैया बाद में 1 रुपया बच जाएगा, बुद्धिमान लोग 1 रुपए के लिए नहीं लड़ेंगे। उसको भी नोबेल कमेटी देती है कि भैया ये एक इसकी तरफ जाएगा, और वो मान्य है उनका डिसीजन, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत इस बात में? मुझे एक बात बताओ आप, कि ये जरूरी है कि तीनों को 1/3 जाएगा? नहीं, ये नोबेल कमेटी कहती है कि किसी एक बंदे को तो 50% दे दिया जाए 3 में से, और बाकी 2 को 25-25 भी दिया जा सकता है, और नोबेल कमेटी ये डिसाइड करेगी। भाई चाहे तो तीनों में बराबर बराबर बांट दे, या चाहे तो किसी एक को तो आधा। अरे परसेंट तो समझते होंगे ना सारे लोग, बहुत अच्छा मैथ होगा आपका। क्या बोलेंगे? ये आपका चाहे तो किसी एक को आधा और किसी 2 को 1/4 1/4 दे दे। हम सब करें, ये बात क्लियर है? कुछ है ही नहीं, अकेला आदमी तो पूरी राशि उसी को मिलेगी। 2 आदमी है भैया तो 50-50% पैसा मिल जाएगा। 3 है तो नोबेल कमेटी चाहे तो 1/3 तीनों को दे दे, और नोबेल चाहे कि 2 का जो योगदान है वो कम है और 1 का योगदान बहुत ज्यादा, तो उसको टोटल पैसे का उस फील्ड का आधा दिया जा सकता। बड़ी कॉमन सी नर्सरी क्लास की बात है, और नर्सरी क्लास की बात ऐसा ना समझे कोई तो भैया वो उसका फैक्टर, उसका दिमाग। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। मरणोपरांत समझते हैं, मरने के बाद में, पोस्ट्यूमसली नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अजीत कुमार जी ने बड़ा अच्छा फैक्ट लिखा है, उन्होंने कहा भैया इस हिसाब से तो मैक्सिमम 18 लोगों को दिया जा सकता है। जी भाई साहब, आपने एकदम ठीक कहा है भाई, 6 फील्ड है, मैक्सिमम 3 को दिया जा सकता, तो 18 को दे सकते हैं मैक्सिमम। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को, भाई 1974 में नियम आया तो इससे पहले क्या दिया गया? डैग हैमरसोल्ड याद हैं? कहां पर पढ़ाए थे मैंने, मैं आपसे जानना चाहूंगा। कौन थे डैग हैमरसोल्ड? और एरी एक्सल, इसको कहते थे हम एरी डॉग मर गया, 1931 1961, ठीक है। मोहम्मद अरशद कह रहे हैं सर जी एक डाउट है, घोषणा ओस्लो में होता है और स्वीडन में दिया जाता है, कंफर्म कर दीजिए ना। भाई मैंने तो यही बताया था, कंफर्म कैसे तुमको मैं घर आके करूं? अरशद आप तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लिखते हैं, इतनी बेसिक चीज के लिए उसी चीज को दोहरा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे जी 2 मृत व्यक्तियों को मिला, एरी एक्सल 1931, डैग हैमरसोल्ड 1961, कंफर्म कर दीजिए ना। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, मत दिखाओ इनके कमेंट किसी के, अच्छे बच्चों के लिखाओ। तुम बुद्धू तो नहीं हो गए हो पढ़ते पढ़ते? महासचिव हैं यूएन के, निकिता एकदम सही आंसर आपने दिया है, खुशी सही आंसर दिया है, मोहित भाई सही आंसर दिया है, हर्ष आपका आंसर गलत है, नाटो से बता रहे हैं डैग हैमरसोल्ड को। शालिनी चौधरी यूएन के सदस्य बता रही है, ऐसे नहीं बोलना यूएन के सदस्य, बोलना महासचिव थे। बहुत बढ़िया कमांडो तोमर, बहुत अच्छी बात, आपकी मेहनत है भाई, ये शाबाश। मोनू कुमार जी, अजीत कुमार भाई एकदम सही आंसर है। टीकम यादव जी बहुत शानदार उत्तर।
अर्चना, वेरी गुड। आगे एक कह रहे हैं भैया खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला था ना? नहीं अनूप, उनको भारत रत्न मिला। कितने व्यक्तियों को मिला है? सिर्फ बेसिक बात याद रखिए, 2 लोगों को। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। अब रेड क्रॉस की मैंने आपको साथी हेडक्वार्टर बताया था, याद कराए थे जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। मुझे रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर बताओ। 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1944 सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1963 आपकी इसकी स्थापना के 100 वर्षों पर, ये हम पढ़ चुके। रेड क्रॉस के जो फाउंडर है वो हेनरी ड्यूनेंट है। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा साथी कब हुई? 1901 में। तो किसी को तो मिला होगा, वो आदमी है हेनरी ड्यूनेंट। इनके साथ में 1901 में एक व्यक्ति को और मिला था, फ्रेडरिक पेसी, और इन्होंने एक फ्रेंच पीस सोसाइटी बनाई थी, उसके फाउंडर है। तो 2 लोगों को मिला था। 2 लोग कौन कौन है? एक तो फ्रेडरिक पेसी हैं, बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंच पीस सोसाइटी पूरी दुनिया में शांति स्थापना के लिए काम कर रही थी, उसको किसने स्थापित किया? फ्रेडरिक पेसी ने। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। हेनरी ड्यूनेंट है। बोलेंगे बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जी, वेरी गुड, बहुत थैंक यू। अनिल मेरे भाई, किसी भी टीचर का अच्छा पढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि टीचर खुद कैसा है और उसके स्टूडेंट्स कैसे हैं। अब जैसे मान के चलिए हम नोबेल पढ़ रहे हो, नर्सरी क्लास के किसी बच्चे को आप बैठाएंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या हम बोल रहे हैं, क्या लिटरेचर होता है, क्या फिजिक्स होती है। एक तो माइंडसेट का ऐसे का बच्चा होता है जो आज तक पढ़ा नहीं। माँ बाप ने बहुत बोला बेटा जिंदगी जो है वो पढ़ने से बनती है, उसने दोस्तों के साथ मस्ती की, मजे किए, जो काम नहीं करने थे वो सारे काम करे, जो करने थे वो नहीं करे। फिर जैसे ही उसको जीवन में ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, खुद कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी असफलता को और लोगों पे थोपने लग जाता है। अभी तक उसकी जिम्मेदारी थी अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की। आप ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे कि आपकी उम्र के ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जो इस समय वैज्ञानिक भी होंगे, इस देश के मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, मेडिसिन के फील्ड में काम कर रहे होंगे, इस पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे होंगे। मेरी उम्र के ना जाने कितने लोग, कितने मुझसे बेहतरीन काम कर रहे होंगे। तो हम किसी से कमतर हैं, इसके पीछे रीजन 2 ही होते हैं। एक तो इंटेलिजेंस क्वेरी, आपका आईक्यू लेवल कितना है, और दूसरा आपने अपने संसाधनों का उपयोग कितना किया, रिसोर्सेज को आपने कितना फॉलो किया। तो आपकी आगे आने वाली जो जिंदगी है ना, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप रिसोर्स को अपनी जिंदगी में कितना हेल्पफुल बनाएंगे। क्योंकि जो बीत चुका वो अब दौर ना आएगा, वो तो बीत ही चुका। आगे की जिंदगी आपके हाथ में है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूज करते हैं। कुछ ताउम्र बुद्धू बने रहेंगे, है ना, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो इस तरह ही लिखते रहेंगे। जैसे एक साथी का भी मैं देख रहा था, रेड क्रॉस क्या है, ये वो नर्सरी क्लास का बच्चा है जो खुद को डेवलप नहीं करना चाह रहा है, जिसने आज तक मजे किए आज भी मजे ही करने चाह रहा है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो इससे पहले हमने पढ़ी उसको पढ़ लेता तो बात खत्म हो जाती, है ना। बहुत बढ़िया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैग है, 25 साल की एज है, सबसे कम उम्र में। मतलब कोई लड़का ऐसा नहीं हुआ भैया जिसको इससे कम उम्र में मिला हो, जी नहीं। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला 17 साल की उम्र में 2014 में मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई बड़ी चर्चाओं में रही थी, सुनी थी आपने मलाला यूसुफजई? तालिबानियों ने उनके सिर पर AK-47 रखकर बोला कि तुम स्कूल नहीं जाओगी। स्कूल जाने पर बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया। एक छोटी सी बच्ची ने ये बोला कि मैं स्कूल जाऊंगी। सोचिए, आप समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो डर के नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। उसने बोला मैं जाऊंगी स्कूल, उन्होंने गोली चला दी, उसको 3 गोलियां लगी, इवन सिर के इस पार्ट में भी गोली लगी हुई है उनको, बच गई। बहुत सारे लोग ऐसे बचे हैं जिनके मस्तिष्क में गोली है। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, गोली फंस कर रह गई है।
डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया कि यहीं बची रहेगी। खड़ी हुई, होश आया, उठ के फिर बोली मैं स्कूल जाऊं। तो आपको एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा। इनकी पुस्तक का नाम है साथी वी आर डिस्प्लेस्ड, और दूसरी बुक है इनकी आई एम मलाला। दोनों किताबें एसएससी बहुत पूछता है। क्या बोलेंगे? मलाला का अन्य नाम क्या है? इन्हीं को हम गुल मकई के नाम से जानते हैं, गुल मकई। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? गुड इनफ है यूएसए के, जिनको 97 की एज में मिला है। तो सबसे कम उम्र में पुरुष मैंने बताया लॉरेंस ब्रेग, 25 की एज में। सबसे कम उम्र में महिला कौन है? मलाला यूसुफजई हैं आपका। और सबसे अधिक उम्र में पुरुष कौन है? तो वो गुड इनफ है। ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कितने लोग हैं? एक बार तो बहुत लोगों को मिला। तो क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो ऐसे एक लिख के दे देगा निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ये भी बताना पड़ता है बच्चों को कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, और नहीं तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता। मैडम क्यूरी किस क्षेत्र में? देखो ध्यान से, पहली बार 1903 और 1911। बस साथी फील्ड देखना, एक फील्ड में मिला या अलग अलग फील्ड में मिला। तो मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। फील्ड अलग अलग या सेम? भैया जी अलग अलग है, अलग अलग है। जॉन बार्डीन 1956 और 1972 ट्रांजिस्टर की खोज की, और आपका सुपर कंडक्टिविटी के लिए। फील्ड सेम है या एक ही है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिसको 2 बार एक ही क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि एक ही फील्ड के लिए मिला। तो फिजिक्स के लिए जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन को। लिनस पॉलिंग अलग अलग फील्ड है कि सेम है? पॉलिंग के फील्ड अलग अलग हैं, लिनस पॉलिंग के। और साथ ही फ्रेडरिक सेंगर को भी दोनों बार किसके लिए मिला है? रसायन के लिए मिला है। इंसुलिन की खोज इन्होंने की, जो साथी शुगर में यूज होता है। अब देखो इंसुलिन जानते हो ना हमारी बॉडी में क्या करता है? बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकल के हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन है। तो कौन 4 लोग बने? एक तो भैया मैंने आपको बताया क्यूरी, क्यूरी को सेम फील्ड की अलग अलग फील्ड। भैया 1903 1911 अलग अलग फील्ड। क्या बोलोगे? इनको अलग अलग फील्ड के लिए मिला, अलग अलग फील्ड। कौन कौन से? फिजिक्स और केमिस्ट्री। मुझे ये बताओ सिर्फ आप किसका नाम लेंगे? आपका ट्रांजिस्टर की खोज करने वाले जॉन बार्डीन, सेम फील्ड। जी भैया सेम फील्ड, फिजिक्स। पॉलिंग अलग अलग फील्ड। जी हाँ, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार आपका सॉरी रसायन के लिए और शांति के लिए। क्या बोलेंगे? अलग अलग, इनके डिफरेंट है। और चौथे कौन है दोस्त आपका? इंसुलिन की खोज के लिए 1958 1980 फ्रेडरिक सेंगर, सेम मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार जो नोबेल प्राइज दिए गए वो 1969 में दिए गए। इस बात में कोई दिक्कत? जी भैया 1967 में उनको स्टैब्लिश किया गया। 1968 में डिक्लेयर कर दिया गया कि अब इकोनॉमिक्स के लिए भी दिए जाएंगे, और 1969 में पहली बार दिए गए। 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। एक साथी पूछ रहे हैं हमारे, जी मुझे नोबेल लेना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दोस्त इस तरह नोबेल नहीं मिलता है कि आप ये टारगेट बना ले कि मुझे नोबेल लेना है, और जिंदगी में जो आप सोचते हैं वो पूरा हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो काम किए जाते हैं, दुनिया देखती है आपके काम को। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को नोबेल मिला, इनसे बेहतरीन काम बहुत सारे लोगों ने किए हैं जिनको कोई पुरस्कार नहीं मिला है, कोई पुरस्कार नहीं। कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला जी के साथ में पुरस्कार मिला। क्या? अपना जीवन बच्चों की शिक्षा को, बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया कि कैसे एक निम्न वर्ग का बच्चा भी पढ़ पाए। ठीक है। तो सबसे पहले कौन है जिनको आपका इकोनॉमिक्स में साथी आपका मिला क्या? नोबेल प्राइज। रैगनर फ्रिश को, नॉर्वे के हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
और इनके साथ में थे जॉन टिनबर्गेन नीदरलैंड के। तो रैगनर फ्रिश, ये नाम भूलना मत भाई कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसको मिला, कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसको मिला। फिर क्वेश्चन आएगा नोबेल पाने वाले इंडियंस, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो सबसे पहले कौन है, इन्हें लिटरेचर के फील्ड में मिला, ये याद रख लेना। किस फील्ड में मिला, लिटरेचर के फील्ड में। कितने दोस्त बता पाएंगे इनकी बुक का क्या नाम है। और ये पहले एशियाई या गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं। गैर यूरोपीय मतलब नॉन यूरोपियन, यूरोप से नहीं थे। तो साहित्य के क्षेत्र में क्या बोलेंगे, लिटरेचर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में इनको, इनकी पुस्तक लिखा हुआ है सॉरी, गीतांजलि के लिए मिला, और ये पहले 1913 में। सीवी रमन, इनको 1930 में फिजिक्स के फील्ड में, क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव दिया। क्या दिया, रमन प्रभाव। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, हमने वहां भी बात की थी। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला, तो कहीं आप लिखना भैया नहीं। मैं पूछूं विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल, तो बहुत सारे स्टूडेंट पहला नोबेल बस पढ़ लेते हैं एग्जाम के प्रेशर में, और विकल्प में हमेशा देता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो पढ़ना साथी की फील्ड कौन सा पूछ रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या विज्ञान के क्षेत्र से हैं, नहीं भैया, वो तो आपका साहित्य के क्षेत्र से हैं। ठीक है, इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरे कौन है, आपसे कभी भी पूछे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है, हरगोविंद खुराना। इन्होंने जीन का क्या किया, संश्लेषण किया, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कितने लोग जानते हैं मदर टेरेसा को, जब मैं भारत रत्न आपको पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा, तब आप कहेंगे भैया नोबेल इनको 1979 में मिला, विश्व में चर्चित हुई, तो भारत सरकार ने भी इनको अगले ही साल 1980 में भारत रत्न दिया था। ये अल्बानिया की थी, तो ये भारत की क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 1948 में भारत की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली थी। यहां लोगों की इन्होंने सेवा की। बहुत सारे आरोप मदर टेरेसा पर भी लगे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने घायलों के उपचार के दौरान उनको ईसाइयत की ओर भेजा। घायलों की ये सेवा करती तो उनको ईसाई धर्म के बारे में प्रचार करती, और ये एक ईसाई मिशनरी थी, ईसाई धर्म प्रचारक थी, जो हमारे देश में इसी मिशन के तहत भेजी गई कि यहाँ लोगों को प्रलोभन और लालच देकर कैसे ही ईसाई धर्म की तरफ भेजा जाए, जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ भी। दक्षिण भारत की तरफ आप देखते ही हैं, बहुत सारे यूरोपीय लोग आए, ईसाइयत का प्रभाव हुआ, और धन बल गरीबों की शिक्षा के नाम पर, इलाज के नाम पर उनको ईसाइयत में कन्वर्ट किया गया। तो इन पर बहुत आरोप है। बहुत सारे लोग इन आरोपों का खंडन भी करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। मदर टेरेसा एक भावुक हृदय की सेवा करने वाली महिला थी। ठीक है, तो कब मिला, 1979। एस चंद्रशेखर, ये भौतिकी के क्षेत्र में दूसरे हैं, क्योंकि पहले कौन है, सीवी रमन। तो पूछ ले फिजिक्स में सेकंड कौन है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं, एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा बनाई। आप शायद ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि जब आप ब्रह्मांड की संरचना को पढ़ते हैं तो कि वे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होते हैं, विच स्टार्स आर द मल्टीपल ऑफ सन्स मास इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स, 1.44 गुना, वो सब क्या बन जाते हैं, श्वेत वामन तारे, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं। यानी जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना होता है, वो व्हाइट स्टार बन जाते हैं, श्वेत वामन तारे। अमर्त्य सेन, ये साथी इकोनॉमिक्स में पहले हैं, तो इनका वर्ष भी बड़ा पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष मिला। वीएस नायपाल 2001 साहित्य का नोबेल, ये साहित्य में दूसरे हो गए। वी रामाकृष्णन रसायन में। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन इन्हीं का है। और 2014 में और किसको बताया था अभी मैंने आपको, चर्चित मलाला यूसुफजई, तो उस वर्ष ही इनको मिला था। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल, ये कुछ नाम है, इनको पढ़ लेना। ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़े होंगे, 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, जैसे कौन कौन सी फील्ड है, ये चिकित्सा है, चिकित्सा के लिए है कैटलिन कारिको और ड्रू वीजमैन, ऐसे याद कर लेना।
कि किसी को कैट ने खा लिया, बिल्ली किसी को काट गई, और वाइज मैन ने क्या कर दिया, उसका चिकित्सा कर दी। भाई बुद्धि वाला आदमी था कोई, वो जानता था बिल्ली के काटने का, रेबीज का इलाज कैसे होगा, इंजेक्शन लग के ही होगा। तो उसने क्या कर दिया, वाइज मैन ने इलाज कर दिया। कौन कौन है, एक तो वाइज मैन याद रखो, एक आपका कैट को याद रखो, काम बन जाए। ऐसे ही फिजिक्स में, फिजिक्स भौतिक विज्ञान है, इसको भूत से याद रख लेते हैं। भूत से कौन कौन है, भूत से तो पियरे एगोस्टोनी, गोष्ट कहते हैं, भूत को नहीं कहते घोष्ट। जी भैया, गोष्टिनी याद रख लो, क्रॉस याद रख लो। भाई भूत, भूत भागेगा क्रॉस से। एगोस्ट भूत को कहते हैं, और एनी एल हुलियर, भूत का हुलिया बड़ा खराब होता है भैया, भूत देख लिया तो डरी जाओगे, ऐसा हुलिया होता है, ठीक है, ऐसा हुलिया होता है। तो एगोस्टिनी, क्रॉस्ड और हुलियर ये याद रखने हैं। रसायन विज्ञान मोंगी जी बामवेडी, बामवेडी लुइसी ब्रूस, और इनके सरनेम याद रखा करो, और एकीमोव। बावड़े थे, रस के लिए बावड़ों की लड़ाई हो गई, रस के लिए बावड़े लोगों की लड़ाई हो गई कि रस को मैं पीऊंगा, रस को मैं पीऊंगा, बावड़े की लड़ाई हो गई। बावड़े समझते हो, पागलों की, और एक दूसरे को ब्रुस मारने लग गए। अब ब्रुस मारे तो फिर बाद में क्या है, एक ही मूव थी वो दोनों ने लगाई, रस के लिए लड़े तो मूव लगाई बाद में। जी भैया। साहित्य, जॉन फंसे, भैया साहित्य में तो फंस के ही रह जाते हैं। साहित्य इतना बड़ा होता है, लिटरेचर इतना बड़ा होता है कि उसमें सबकी जान फंसी रहती है, किस लेखक ने क्या कहा पता नहीं चलता। शांति नरगिस मोहम्मदी, एक ही नाम है, याद कर लो। आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक देता है। जी भैया। नाम है क्लाउडिया गोल्डन। क्लाउड किसको बोलते हैं, बादल को, और गोल्डन सोना, जिसके चारों तरफ सोने के बादल हों, गोल्डन क्लाउड हों, उसका तो अर्थशास्त्र मजबूत हो गया ना भाई, वो तो धनी आदमी हो गया, वो भी धनी आदमी हो गया। आशीष कुमार कह रहे हैं सर आप भी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हो। बेटा तेरी बुद्धि और मेरी बुद्धि का अभी मैच नहीं है मेरे साथी, अभी तुम्हें समय लगेगा ये समझने में कि मैं क्या कहता हूं। अभी शायद आप उतने विकसित नहीं हुए, तो मैं इसकी व्याख्या भी नहीं करना चाहूंगा। आप जैसा समझे वैसा सही है। मेरा काम मूर्खों को समझाने का नहीं है, मेरी चर्चा बुद्धिमानों के साथ में है कि वो क्या समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा बहुत दिन पहले कि आप 100 मूर्खों से ताली बजवाना चाहते हो, या एक बुद्धिमान आपकी इनर प्रेज करे। इनर प्रेज मतलब दिखाए बिना, बस आंतरिक रूप से प्रशंसा आपकी वो करे, और वो आदमी बुद्धिमान है। आप किसको चुनेंगे, 100 या 1? तो मुझे मूर्खों की बिल्कुल चिंता नहीं है, कतई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मूर्खों से मेरा जीवन डिसाइड नहीं होता। मेरी सोच समझ, मैंने इस दुनिया से क्या सीखा, इस सोसाइटी से मैंने क्या सीखा, और मेरे जो एक्शंस हैं उस पर एक बुद्धिमान आदमी क्या सोचता है, उस पर मुझे फर्क पड़ता है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि मदर टेरेसा के बारे में क्या मत है। मैंने कौन सा प्रचार कर दिया भाई। मैंने कहा मदर टेरेसा पर लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, वो रिसर्च पढ़ें। ठेठ अनपढ़ निकला, ठेठ अनपढ़ नहीं, ठेठ अनपढ़ नहीं है। भैया आपने क्रॉस बताया ना अभी, तो वो ईसाई धर्म को बताता है। अब बुद्धिहीन पुरुष, देखो इस बुद्धिहीन को, मैंने क्रॉस बताया भाई ऐसे। ये कौन सा ईसाई धर्म का क्रॉस है भाई? हमने ईसाई धर्म में ऐसा क्रॉस तो देखा है, ऐसा क्रॉस किसने देखा? तुम्हारा भाई क्या होगा तुम्हारा जीवन में है। अभी तुम्हें धार्मिक चिन्ह तक नहीं पता और तुम धार्मिक बहस करने को तैयार हो। तुम ऐसे तो नहीं हो, ध्रुव राठी के चेले तो नहीं हो तुम। ऐसे बहुत सारे चेले हैं। अभी तक ये पूरा देश राहुल गांधी को किसी और नजर से देखता था,
अब यहां मुझे पार्टी के पक्ष का व्यक्ति मत बताना, मैं दोनों पक्ष रखूंगा। अभी तक ये पूरा देश राहुल गांधी को मतलब ऐसे मानता था कि देश के लिए एक बहुत नेगेटिव आदमी है। एक आदमी आया, ध्रुव राठी, यूट्यूब पर, क्योंकि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, आके उस आदमी ने कहा कि राहुल गांधी की इमेज बनाने का प्रयास नहीं किया, जिसकी इमेज बनी हुई है उस इमेज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और साइड बाय साइड राहुल गांधी को पॉजिटिव भी दिखा दिया। तो पूरा देश कहने लग गया कांग्रेस जिंदाबाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपका खुद का इंट्यूशन, आपकी खुद की सहज बुद्धि कहां है? कल कोई आएगा वो कहेगा नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया आदमी, कल फिर कोई आएगा वो कहेगा राहुल गांधी सबसे बढ़िया आदमी। तो आपका खुद का इंट्यूशन कहां गया? आपका खुद का सोचना विचारना, आपके विचार विमर्श कहां गए? यानी कि आप तो किसी और से इन्फ्लुएंस है, आप तो किसी और की वाणी बोलते हो, किसी और की बात तुम बोलते हो। अभी तक जो तुम्हारे लिए देवता थे 6 महीने पहले, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गए तुम्हारे लिए। जो सबसे बड़ा खतरा थे वो तुम्हारे लिए इस देश के रक्षक हो गए। किसकी वजह से? आपकी खुद की समझ की वजह से नहीं, किसी एक आदमी ने ऐसा आके बोला। तो मेरा ना तो पक्ष राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको खुद सोचना होगा चीजों के बारे में। जब तक आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तब तक औरों के तलवे चाटते हुए औरों की वाणी आप बोलते रहेंगे। ये छोड़नी होगी तुमको। तब तुम एक छात्र हो, तब तुम इस देश का हिस्सा हो। इस देश के बारे में तुम्हें सोचना होगा। इस देश में बेरोजगारी की समस्या सरकारों की वजह से तो है ही, उसके जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं, जो हमने प्रजनन को बढ़ाया है 4-4, 6-6। आज भी एक लड़का स्टूडियो, परसों मुझे मिला था स्टूडियो में, कह रहा है कि जिंदगी बड़ी कठिनाई में गुजर गई है, समझ में नहीं आ रहा सरकारी नौकरी की तैयारी करूं नहीं करूं। तो जब डिस्कस हुआ तो पता चला उस भाई की उम्र 28 साल है, उसके 3 बच्चे हो चुके हैं अभी। मतलब कुछ करता नहीं है और बच्चे कर रहा है। तो इस सब के जिम्मेदार हम भी हैं। कौन कैसा है इसका डिसाइड स्वयं करो, किसी और के कहने से मत इसको डिजाइन करो कि कौन क्या कहता। नहीं तो कल को कोई आके सही को तुमको गलत बताएगा, गलत को सही बताएगा। परसों कोई आएगा वो कहेगा सही गलत है और गलत सही है। किसी और की विचारधारा पर नहीं चलना है, अपनी बनाइए। और फिर जब आप अपने विवेक से चुन लें, आप ये बोलें कि हां राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे सही है, राहुल गांधी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और राहुल गांधी है भी ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब उनके अंदर जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि उस तरह की मतलब चालाकियां नहीं है जो एक नेता के अंदर होनी चाहिए। जैसे नेता को झूठ बोलना आना चाहिए, उनका ये है कि वो जो बोल रहे हैं अगर कुछ गलती होगी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। एक नेता किस्म के व्यक्ति होते हैं जो राजनीति में नेतृत्व का गुण और नेता होने का गुण वो भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोग पूछते भी नहीं। आप बताइए इस देश में कितने ईमानदार लोग चुनाव लड़ रहे होंगे इस वर्ष लोकसभा का, कितने जीत के जाएंगे? आप कहेंगे कोई नहीं जाएगा भैया जीत के। कोई इक्का दुक्का चला जाए तो बड़ी बात है, बड़ी बात होगी कोई नया चेहरा पढ़ा लिखा और पहली बार बिना किसी राजनीति जो दल है उसकी ताकत के बिना अपने दम पर जीते। कोई 1-2 चेहरे इस देश में होंगे बामुश्किल। तो हम कहां चले जाते हैं भाई साहब उस समय? हमारी एकता कहां चली जाती है कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी या इस हमारे संसदीय क्षेत्र में ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पिछले बार के लोकसभा चुनाव में NIU यूनिवर्सिटी के चांसलर और आपका लगभग 3 PhD की डिग्री और बड़े अच्छे विवेकी इंसान चुनाव लड़े। लोकसभा का वोट की संख्या थी 1200, और उन सारे नेताओं में जो यहां पर लड़ रहे थे उसमें सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे ईमानदार व्यक्ति थे। तो भाई साहब हमको कोई चिंता नहीं होती दरअसल में। कमेंट करना, किसी चीज पर टिप्पणी दे देना बड़ा आसान विषय है। हमको उतनी चिंता देश की रहती ही नहीं है। हमको तो देश की चिंता तब होती है जब हमको लिखना होता है कहीं, जब बोलना होता है एक सेंटेंस में, तब
इस देश की चिंता आपको तब है जब आप ये देखें कि ये देश मजबूत कैसे होगा। तो आपका इनर भाव होना चाहिए, आंतरिक भाव, कि मेरा इस देश की तरक्की में क्या योगदान है। मैंने आपको बताया था ना, मिल्खा सिंह जी ने क्या बोला हिटलर को। उन्होंने कहा कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। ठीक है, अब आते हैं साथी भारत रत्न पर। मेरा इतना समझाने का काम आपको है कि आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों का पड़ेगा जिनसे आप इन्फ्लुएंस है। आदमी उसी की वाणी बोलता है जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आपको चुनाव करना होगा कि आप इन्फ्लुएंस किन से होते हैं। आपको किसी पक्ष में नहीं हो जाना है कि आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो गए, राहुल गांधी के। आपको सोचना होगा एक ब्रॉड लेवल पे। नरेंद्र मोदी की कमियां हैं तो उन पे बात करनी होंगी, और नरेंद्र मोदी के अगर देश के प्रधानमंत्री के तर्ज पर हमें उन्हें सम्मान देना है इस देश में, तो वो देना होगा हमें। और उनकी जो साथी आपका ऐसी चीजें हैं जो उनको महान बनाती, उसके बारे में चर्चा करनी होगी फिर आपको, दोनों साइड। राहुल गांधी को सिर्फ आप नेगेटिव बोल के नहीं निकल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो आपको सोचने होंगे, समझने होंगे। तो आपको एकदम से किसी एक के कहने से किसी की अपनी राय नहीं बदल लेनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं मिल्खा सिंह जी का नाम बोल गया, मेजर ध्यानचंद जी ने बोला था, अभी मुझे ध्यान आया एकदम से। मैंने मिल्खा सिंह जी बोला था ना अभी, मिल्खा सिंह जी ने नहीं। हिटलर की तो मौत हो गई 1933 में। मिल्खा सिंह जी तो बहुत बाद के हैं। मेजर ध्यानचंद, ये मैं आपको बात बता रहा हूं किसमें नहीं यार, मैं ईयर में ही तुम मुझे राजनीतिक बातों में लगा रहे हो। मुझे एक मिनट रिमाइंड करने दो। मैंने शायद एक तो जी मिल्खा सिंह जी बोला, उनकी जगह करेक्ट करेंगे, मेजर ध्यानचंद जी ने कहा हिटलर से। और हिटलर मैंने अभी बोल दिया 1933 में मौत हुई। हिटलर की मौत 1933 नहीं, 1945 में हुई। 1933 में तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। किसने कहा था? ध्यानचंद जी ने। करेक्ट करेंगे इस बात। तो भाव समझना है हमको। वो ध्यानचंद जी कहें या मिल्खा सिंह जी कहें, उससे कोई बड़ा अंतर नहीं आता। बात का सार क्या है? सार ये है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न हमारा अगला टॉपिक होगा। यहां से हम पढ़ेंगे। भारत रत्न से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।